हुआ। Hey everyone, so welcome to Exam Dost, my dear students. We are live again. We are back again with another fun session for all of you. आज मैं बात करने वाला हूं शंकर सर और कामेश सर से इस बारे में कि why they are so popular in the GATE industry. बच्चे इनके सब्जेक्ट्स को इतना ज्यादा लाइक क्यों करते हैं, ऐसी क्या बात है टीचिंग के अंदर, क्या ऐसी चीज है जो यूनिक इनको बनाती है। तो कामेश सर, अगर मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूं तो मैं ये देखता हूं कि जब मैंने टीचिंग जहां पे स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट जो था मेरा 2014, उस समय ईडीसी के बारे में इतनी चर्चा होती ही नहीं थी। वेटेज भी कम हुआ करता था और बहुत सारे ऐसे टीचर्स पढ़ाते शायद जिनका नॉलेज काफी ज्यादा आउट ऑफ डेट था, और फिर भी देवर वेरी वेरी पॉपुलर। बट जब से आप आए तो एक ईडीसी इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया कि बच्चे उसका फैन हो गए एकदम कि यार ईडीसी पढ़ना है, अच्छा करना है, और बहुत एंजॉय करने लगे और ईडीसी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो सर, आपने ऐसा क्या किया बच्चों के लिए जो कि इतना ज्यादा क्रेज आपका बन गया? ये तो सर वैसे स्टूडेंट ही अच्छा आंसर देंगे इसका कि ऐसा मैंने क्या किया कि तो उनको। बच्चों, यहाँ पे ना फिर स्टूडेंट लोग कमेंट जरूर कर देना वीडियो के अंदर कि सर की ऐसी क्या बात आपको खास लगी जो कि आप ईडीसी इतना ज्यादा लव करने लगे। बाकी मुझे ये लगता है कि जब मैंने ईडीसी स्टार्ट किया तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट जाऊं अपनी लाइफ में तो मेरे को ईडीसी नहीं आता था उतना अच्छा। तो मुझे समझ में भी नहीं आता था कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन घुसा, कहाँ से होल्स गया, कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। और मेरे को बहुत फियर लगता था ईडीसी सब्जेक्ट से। इवन मैं बताऊं, जब मैं 2013 में एग्जाम दिया तो ड्रिप करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ड्रिप करंट डिपेंड्स ऑन, मैं उसको भी आंसर नहीं कर पाया था। बट जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया तो उससे पहले अगर बैकग्राउंड जाऊं तो एमटेक किया और पीएचडी में गया मैं कुछ टाइम के लिए। तो वहां पर जो इन डेप्थ नॉलेज हो गई, उस इन डेप्थ नॉलेज के थ्रू जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने पूरा बेसिक से स्टार्ट किया। और जब बेसिक से स्टार्ट किया तो मैंने ये देखा कि बच्चे उसको एंजॉय कर रहे हैं, कि जब उनको रियल स्टोरी पता चल रही है कि कैसे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कैसे डिवाइस वर्क कर रहा है। और जब मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम को खोला, बच्चे, मतलब सर आप उनके एक्सप्रेशन देखोगे क्लासेस में, तो बच्चे उसको मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगे कि एनर्जी बैंड डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं डिवाइसेस को। तो शायद वही एक रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। सर, मुझे लगता है ना एक इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा पार्ट हो जाता है कि देखो, विजुअलाइजेशन तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। हम हाँ, बच्चे को नहीं बोल सकते रोजमर्रा की जिंदगी में देखो वो जा रहा है इलेक्ट्रॉन। हाँ। तो आप मतलब कैसे बच्चों को इतना फील दिला देते हो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, होल मूव मैं कर रहा खुद है? इलेक्ट्रॉन हूँ ना उस टाइम पर सर। मैं खुद इलेक्ट्रॉन बन जाता हूँ, मैं खुद होल्स बन जाता हूँ, मैं खुद मतलब मूव करने लगता हूँ। टेम्परेचर होता है तो मैं टेम्परेचर बन जाता हूँ। तो जो चीज़ बन नहीं सकती है मैं वो बन जाता हूँ। तो शायद इसकी वजह से बच्चे को अच्छा भी लगता है और बच्चा उसको विजुलाइज कर पाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो एनर्जी बैंड डायग्राम में पढ़ाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर उठा के जीती है और हमको भी सर उठा के जीना चाहिए। तो बच्चा जब एग्जाम में जाता है तो उसको ये पता होता है सर ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सर उठा के जीती है। तो वो जब वो भूलना भी चाह रहा होता है ना, भूल नहीं पाता है वो। तो शायद उस वजह से उसे याद तो रह कहीं जाता ना है। कहीं लर्निंग बहुत ज्यादा फन हो जाता है कामेश सर की क्लास में। इसमें मैं भी आपको इंसिडेंट बताऊंगा, मैं कामेश सर से सबसे पहली बार कैसे कनेक्ट हुआ या उनके बारे में कैसे जाना। तो यार, हम लोग ना सेम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे पढ़ाया करते थे, और उस समय पे क्या होता था कि कॉमन सब्जेक्ट पहले लग जाते थे। कोर सब्जेक्ट जैसे हम लोग ऑनलाइन में लगाते हैं, बाद में नंबर आता था। तो कामेश सर और मेरा बैच डिवाइड हो जाता था कि सर ईसी के बच्चों को पढ़ा रहे होते थे, मैं इलेक्ट्रिकल के बच्चों को सेम टाइम पे। अब एक बार सर क्लास ले रहे थे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा था सर उस टाइम पे। तो सर इलेक्ट्रॉन और होल की ना कोई फिल्मी स्टोरी सुना रहे थे, पता नहीं कोई हीरो था कोई विलन था। अब ईसी वाले बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे कि मेरे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का इंटरेस्ट पावर सिस्टम से ज्यादा ना ईडीसी की क्लास में आ रहा था। देवर ऑल्सो एंजॉइंग। यार, बात क्या चल रही है, क्योंकि ना क्लासेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, जहां हमारे बच्चे बैठते थे वहां कामेश सर का बोर्ड होता था, और सर का पढ़ाने का तरीका भी उस समय ऑफलाइन में बहुत हाई पिच हुआ करता, बहुत हाई एनर्जी होता था। तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। तब जाके मुझे पता चला कि यार, कोई ऐसा भी टीचर है जो कि ईडीसी को इतने फन वे में पढ़ा रहा है। और एट द सेम टाइम मैं शंकर सर से कैसे कनेक्ट हुआ, शंकर सर के बारे में मैं जाना उसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से कि सर जो है ना वहां पे हर बैच स्टार्ट करते हैं, मतलब पहला सब्जेक्ट शंकर सर को देते हैं। कहते हैं कि बच्चे इतना ज्यादा लाइक करने लगते हैं कि फिर कोई भी टीचर आके उसके बाद ले लेना तो फर्क नहीं पड़ता है। बट तो अब मैं चलता हूँ शंकर सर के पास। तो शंकर सर, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया तो मैंने देखा गेट इंडस्ट्री में ना नेटवर्क और डिजिटल ऐसे सब्जेक्ट्स है जो लोग 30-30 40 घंटे में निपटा देते थे। हाँ। और फिर मैंने एक चीज देखी कि जब आपने पढ़ाना स्टार्ट किया खास करके ऑनलाइन में, तो नेटवर्क और डिजिटल जिनका वेटेज भी मैं कहूंगा खासकर इलेक्ट्रिकल के लिए तो उतना ज्यादा होता ही नहीं है, 10 या 12 नंबर टोटल वेटेज उसका बनेगा। हाँ। उसके बावजूद बच्चे इतने सारे आपको मैसेज करते हैं, इतना अप्रिसिएशन करते हैं, खास करके जो बच्चे एमटेक में जाते हैं वो आपको काफी थैंक करते हैं फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर नेटवर्क एनालिसिस। तो ऐसा क्या चेंज हुआ कि जो आपको लगता है आपकी टीचिंग में खासियत थी एज कम्पेयर टू एनी अदर एजुकेटर? यस, इसमें दो चीज में बोलना चाहिए सर। एक तो मैं नेटवर्क्स क्यों सेलेक्ट किया।
जैसा जब मैं स्टूडेंट है, मैं तो डिप्लोमा करके बीटेक सभी चीज़ किया, स्टार्टिंग तो डिप्लोमा किया। इसके बाद मैं एक इंटरव्यू पे गया स्लम बर्जर वाला। इसमें एक रिटन टेस्ट में एक बहुत आसान क्वेश्चन है नेटवर्क में। 2 रेज़िस्टर 3 रेज़िस्टर का नेटवर्क है, 2 नोड का, या नोड वोल्टेज निकालने के लिए क्वेश्चन दिया। वो भी मैं उसको समझ नहीं, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ये नहीं, मैं आई एम नॉट ए डल स्टूडेंट, मैं तो उस समय पे भी टॉपर है या ऐसा है, बट द टीचर्स हु टॉट मी नॉट एबल टू टीच मी इन ए वे आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। सो समझ हुआ। इसके बाद क्या, कोई भी सब्जेक्ट इंजीनियरिंग आने के भी आप एनालॉग उठा दो, ट्रांजिस्टर वाला सर्क्यूट एनालाइज करना, कोई भी सर्क्यूट एनालाइज करने पे नेटवर्क का बेसिक्स मेरे पास नहीं है ना, दैट इज हॉन्टिंग मी। जैसा मैं तो कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ। तो समझ हुआ, इफ यू आर गुड विथ नेटवर्क, सारे इंजीनियरिंग तो आसान हो जाएगा। सारे इंजीनियरिंग में यू फील मोर मोर इंटरेस्टिंग। सो बेसिक्स अच्छे से होना चाहिए। सो इसमें क्या, मैं गेट शुरू करने के लिए कोई भी स्टूडेंट, मेरा हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि एवरेज वाला स्टूडेंट, पुअर स्टूडेंट जो फील होता है ना, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट। तो नेटवर्क से शुरू किया तो दे विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड दे विल बी एबल टू डू द थिंग्स। एंड इस केस में क्या, दे देयर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज टू प्रिपेयर फॉर द गेट। तो दिस इज लाइक ए फाउंडेशन, जैसा घर अच्छी सी होना चाहिए, इसके अच्छे से फाउंडेशन अच्छे होना चाहिए। राइट। फाउंडेशन विल नॉट बी शोन, ओनली यू विल बी सीइंग द हाउस। बट इसमें क्या, सबसे इम्पोर्टेंट क्या, फाउंडेशन है, मैं ये सोचा। दूसरा बात तो ये है, कोई भी टीचर है, जब आपका बीटेक हुआ, आप गेट टीचर होना चाहिए। इनिशियली दे स्टार्ट विद द सब्जेक्ट ऑफ डिजिटल एंड नेट, क्योंकि लोग तो सोचते हैं इट इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट टू टीच। क्योंकि जब हम मैं व्हेन आई टीच ना, आई विल शो देम, they come from different backgrounds, sometimes they go to different coaching centers and they come to my class। मेरे क्लास में बैठ के ये सोचते हैं हमको नेटवर्क्स पूरा पता है, what the he will teach you, he will teach me, ऐसा सोचते हैं। जब मैं शुरू करता हूँ ना, always I'll try to show them what the points they don't know। जैसा सिंपल ओम्स लॉ में भी सभी चीज है which they neglect many things। सो आई विल स्टार्ट विद दैट। अरे भाई, कोई भी सब्जेक्ट आसान है, बट इसमें बहुत सारे थिंग्स है, यू शुड लर्न। एंड आगे पे मैं आई विल कनेक्ट डिजिटल में, आई विल कनेक्ट देम टू अदर थिंग्स। जैसा फ्यूचर में आप पीएलएस पे जाएंगे तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। सो ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लकीली अगर मेरा एमटेक वाला, नॉट ओनली आफ्टर द गेट रैंक सर, जैसा उनको एमटेक के बाद प्लेसमेंट मिला, इसके बाद में दे विल मैसेज मी, आई फील वेरी हैप्पी, क्योंकि उनका इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होता है ना सर, इसमें भी दे विल कनेक्ट विथ मी। सर, ओके। आपका डिजिटल में आपका बेसिक्स अच्छी से दिया, आप टाइमिंग्स वगैरह, व्हाट वी कॉल दैट स्पीड, होल्ड टाइम, सेटअप टाइम, इसके बारे में अच्छी एग्जांपल्स भी दिया। सो हमारा इंटरव्यू भी आसान हो गया। सो आई विल कनेक्ट देम from the basic level to the advanced level sir, that is the unique thing I feel compared to others in the digital and network। तो बच्चों ये चीज तो मैं कह सकता हूँ, देखो अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ते हो ना, तो जो भी चीजें आप गेट के लिए कवर कर रहे हो वो आपको इंटरव्यू में मदद करेंगी, फिर वो आपको एमटेक की पढ़ाई में मदद करेंगी। जैसे अभी मैं सर एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था, तो व्हाट ही टोल्ड मी कि सर जो आपने मुझे पढ़ाया ड्यूरिंग दिस गेट क्लासेस, उससे जब मैं एमटेक के कोर्स को कनेक्ट किया, जैसे आपसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के गया, फिर मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एमटेक में पढ़ा, तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो गए। तो एमटेक में भी आप अच्छा कर पाओगे, और एमटेक के बाद जब प्लेसमेंट की बात आएगी तो वहां भी आप अच्छा कर पाओगे। बल्कि अगर नेटवर्क से रिलेटेड ही मैं बताऊं ना, पहले मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता था, क्योंकि बहुत टीचर होते थे मार्केट में नेटवर्क्स के, तो मुझे लगता है नेटवर्क तो कोई भी पढ़ा देगा यार, केवीएल केसीएल कौन सी बड़ी चीज होती है। लेकिन जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया, मैं टीचर्स को सर एम्प्लॉय किया, तो मैंने क्या देखा कि कोई भी टीचर बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चे जब मैं उस कॉन्सेप्ट को मशीन में लेके जा रहा हूं तो वो लगा ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर मुझे समझ आया कि मार्केट में भले ही टीचर्स अच्छे होंगे या टीचर्स बहुत सारे होंगे, लेकिन टीचर्स ना फंडामेंटल बना ही नहीं रहे बच्चे का। तो नेटवर्क एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया ना, जिसको अगर एज अ सब्जेक्ट हम लोग ट्रीट करने लग गए, तो बच्चे का फंडामेंटल बिल्डअप नहीं होगा। तो इसको तो फाउंडेशन की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, रैदर देन अ डिफरेंट सब्जेक्ट। जैसे मैथ्स हो गया, नेटवर्क हो गया, सिग्नल हो गया, ये सब चीजें फाउंडेशन है। एक बार बच्चों ने ये कवर कर लिया तो फिर बहुत अच्छा कवर कर पाओगे आप लोग बाकी की सारी चीजें। और इवन कामेश सर जो एनालॉग लेंगे, उसके लिए आपको नेटवर्क लगेगा ही लगेगा, बिना नेटवर्क के एनालॉग हो नहीं सकता। बल्कि अभी रिसेंटली कामेश सर और मैं यही बात कर रहे थे कि जिस टीचर का नेटवर्क ही कमजोर है, वो टीचर अगर एनालॉग पढ़ाने लग गया तो एनालॉग में भी डूब जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा। बल्कि रिसेंटली शंकर सर भी एनालॉग लिए थे, Yes। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम, क्योंकि मुझे एक चीज पता थी ये नेटवर्क पढ़ाते हैं। अगर एनालॉग में वर्स से वर्स भी पढ़ाएंगे ना, तो भी बच्चा क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर पाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो नेटवर्क का ही है। हाँ। तो बेटा जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो जाएगा तो एनालॉग भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और डिजिटल तो देखो, मैं मानता हूं कि शंकर सर बहुत ही बेहतरीन इसलिए भी पढ़ाते हैं क्योंकि सर का एमटेक उसी के अंदर है।
फिर सर का जो कंप्यूटर से कनेक्शन होगा ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से, वो एक बहुत औसम चीज हो जाती है, क्योंकि बच्चे को ना सीधे सीधे एप्लीकेशन दिख रहा होता है। तो अब आप हमारी क्लासेस के अंदर ना एक सिनर्जी, एक वाइब फील करने वाले हो कि आपको हम लोग कहीं ना कहीं वीएलएसआई की तरफ ढकेल रहे होंगे। चाहे कामेश सर हो गए ईडीसी एनलॉग के माध्यम से आपको फैब्रिकेशन, इंडस्ट्री के बारे में समझा रहे होंगे, शंकर सर हो गए कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको दे रहे होंगे। तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स पे इसलिए फोकस करना है, जैसे सर इस बार इंस्ट्रूमेंटेशन में कामेश सर अपन डिस्कस ही कर रहे थे कि एनालॉग बहुत बेहतरीन आया था। राइट। और बल्कि एक बच्चा सर मैं कल इंटरव्यू लिया कि वो बच्चा सिर्फ इलेक्ट्रिकल किया था और इंस्ट्रूमेंटेशन में 29वीं रैंक ले गया। हाँ। बोला इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर ही छोड़ दिया। तो अगर आप लोग भी यार कुछ ऐसा रिजल्ट पाना चाहते हो ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को इग्नोर मत करना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल से हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उन बच्चों का जिनका एनालॉग डिजिटल जैसा सब्जेक्ट भी अच्छा होगा। तो कामेश सर, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर का क्या फीडबैक है एनालॉग को जैसे कि लेके? ये वाला जो 2024 का मैंने जो इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर देखा, तो उसमें ऐसे कोई क्वेश्चन थे जैसे कोर सब्जेक्ट के, जैसे सेंसर्स रिलेटेड, बट इवेंचुअली जब मैं उनको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, तो मैं केवल और केवल उसको एनालॉग की तरह देख रहा था। उसमें कोई ऐसा नया बात नहीं था। जैसे पीएमएमसी आ गया, अब उसमें कोई इतना बड़ा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की। एज सच एनालॉग आपको आता है, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो इंस्ट्रूमेंटेशन के वो वैसे ही सॉल्व कर पा रहे थे आप। सर मुझे लगता है ना कहीं डराने के लिए ना बच्चे को शुरू में वो एक सेंसर जोड़ देता है फर्स्ट हाँ। पार्ट में ही। अब बच्चा सोचेगा यार बाल्टी लगा दी है, पानी लगा दिया, फ्लोट कर रहा है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो बच्चा हाँ। वहां पे स्किप कर देगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए देखो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इंस्ट्रूमेंटेशन क्रैक करने की। ईसी वाले भी कुछ हद तक, बट ईसी वाले थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि यार मेजरमेंट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं मशीन करना पड़ेगा। बट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो सेकंड चॉइस बहुत अच्छा है इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो वो चीज सारी की सारी चीजें ना हम आपको क्लास में गाइड करेंगे। और बहुत ही जल्द हम आपके आगे ना एनालॉग का पूरा सॉल्यूशन अलग से लेकर के आएंगे, इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो आपको फील आएगा कि भैया किस तरफ गेट फोकस करता है और एनालॉग में थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को स्टोरी सुन के मजा आया होगा कि किस तरह से मतलब इन लोगों ने अपना टीचिंग जर्नी स्टार्ट किया है। तो एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी ना कि हम सभी लोगों के अंदर, कि जब हम लोग टीचिंग किए ना, तो हम लोग तब जाकर के अपने कॉन्सेप्ट्स को और बिल्डअप करते चले गए बच्चों की नीड्स के अनुसार, कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, तो उतना बिल्डअप करते गए। और हम लोगों की एक एक्सपेक्टेशन आपसे भी रहेगी, जब आप लोगों को पढ़ाएंगे तो और आप लोगों से सीखने मिलेगा, एंड वी विल ऑल्सो बिकम बेटर टीचर्स एंड यू विल बिकम बेटर स्टूडेंट्स। तो थैंक यू एवरीबडी।